हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। आज के लेक्चर में हम लोग अपने नितिन सिंघानिया के मनी इन बैंकिंग चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, उससे हम लोग एक फ्रेश टॉपिक को कवर करते हैं। नियो बैंक तक हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखो, एनबीएफसीज का जो टॉपिक है ना, उसके बारे में होलिस्टिक तरीके से इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर नहीं दे रखी होती जनरली किसी भी सोर्स में। नितिन सिंघानिया की बुक इज़ अ वेरी गुड सोर्स। और यूपीएससी का मनी इन बैंकिंग के कंटेक्स्ट में अगर आप आरबीआई को हटा दो और कमर्शियल बैंक्स को हटा दो, उसके बाद अगर यूपीएससी का कोई फेवरेट टॉपिक बनता है ना, तो यूपीएससी को एनबीएफसी बहुत प्यारा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यूपीएससी के पास पूछने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, एलिमिनेशन टेक्निक को रोकने के लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार आप पूरा टॉपिक अगर अच्छे से कवर करके सुन लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन लाइफ टाइम एनबीएफसी से बना सकते हो, ठीक है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार हर ऑल्टरनेटिव ईयर आपको देखने को मिलता है इस टॉपिक के ये जो टॉपिक है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। एनबीएफसीज का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसा कि नाम से दिख रहा है हमें, ये कंपनी है विच इज़ एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। लोन एंड एडवांस दे रही है तो आप कहोगे बैंक, ये भी बैंक होते हैं क्या? नहीं, लिखा हुआ है ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होने के साथ साथ दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और लीजिंग, इंश्योरेंस, चिट फंड एक्सेट्रा। यानी कि हर एक चीज़ जो कि मनी के साथ एसोसिएटेड होती है, मनी को रेस करने के साथ जो भी चीज़ एसोसिएटेड है, ठीक है, या फिर उसको लोन पे देने के लिए एसोसिएटेड है, एनबीएफसीज उसके साथ डील करते हैं। अब एनबीएफसीज को सिर्फ इन फंक्शंस के थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एनबीएफसी इतना छोटा भी नहीं है। ये एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है और इसी को हम लोग यहाँ पर डेडिकेटेड एक लेक्चर लेकर समझने के लिए बैठे हुए हैं। और एनबीएफसीज अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, तो पूरे का पूरा इसको बैकग्राउंड के साथ समझते हैं। 2016 में भारत की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ करा कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउ करी जाती है इन अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कैरिड आउट बाय एनबीएफसीज। एनबीएफसीज की प्रोमिनेंट फाइनेंशियल सर्विसेज ये हैं ऊपर जो आपने देखा अभी, ये सर डील करता है। लेकिन इसके साथ अगर कोई किसी भी दूसरे प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अगर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसमें बाहर की कंपनी या बाहर के कॉरपोरेट वाले अगर किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दूसरी कंट्री के, तो उसके अंदर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है विदाउट एनी किंतु परंतु। वो अगर अपना पैसा लगाना चाहते हैं, किसी एनबीएफसीज के साथ प्रॉफिट शेयरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स की बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज होना चाहते हैं, तो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, ठीक है। अब एनबीएफसी के कंटेक्स्ट में हम सबसे पहले दोस्तों कुछ रूल्स जानते हैं। जो एनबीएफसीज के फाइनेंशियल एसेट्स हैं, दे शुड कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स, ठीक है। मतलब एनबीएफसीज के पास जितने भी अपने टोटल एसेट्स हैं, रूल क्या कहता है, इनकी एग्जिस्टेंस के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि उनमें से 50% से ज़्यादा एसेट्स कैसे नेचर के होने चाहिए, फाइनेंशियल नेचर के, ठीक है। और इनकम जो एनबीएफसीज को प्राप्त हो, अब ये कंपनियाँ ही तो हैं एक प्रकार से, इनकम जो इनको प्राप्त हो फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स, दे शुड कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। मतलब इनकी जो टोटल जो इनकम बने, ठीक है, तो वो बेसिकली फाइनेंशियल एसेट से बननी चाहिए, क्योंकि ये डील ही इसके साथ कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स के साथ, फाइनेंशियल मैटर्स के साथ। तो एक तो इनके टोटल एसेट्स में से 50% से ज़्यादा जो एसेट्स होने चाहिए वो फाइनेंशियल एसेट्स होने चाहिए, और इनकी 50% से ज़्यादा जो ग्रॉस इनकम आनी चाहिए वो फाइनेंशियल एसेट से प्राप्त होनी चाहिए। अब एनबीएफसीज के लिए और कुछ रूल्स जानते हैं, और कुछ कंडीशंस जानते हैं, लिमिटेशंस जानते हैं। एनबीएफसीज को ये डायरेक्शन दी गई है हमारे देश में डैट दे कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। ये बेसिकली डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जनता से। हालांकि जो डिबेंचर्स हैं और जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोई अब डिमांड लाइबिलिटीज़ तो है नहीं कि जो पर्सन है ऑन द स्पॉट इसको
लेने चलाएगा, एटीएम कार्ड से कहीं पर भी विड्रॉ कर लेगा। तो इसलिए बॉन्ड्स और डिवेंचर्स एनबीएफसीज के द्वारा रेज करे जा सकते हैं, इशू करे जा सकते हैं फंड्स को रेज करने के लिए, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल, सारे के सारे जो एनबीएफसीज होते हैं, कुछ एनबीएफसीज आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड तो हैं, लेकिन सारे एनबीएफसीज आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल वेंचर कैपिटल फंड या फिर मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, ये सेबी रेगुलेट करता है। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो रेगुलेट करी जाती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अब जैसे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जैसे क्या होती हैं, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन मैंने आपके सामने शेयर करी है। अब ये देख रहे हो श्रेया, ये धन एक ऐप है, ठीक है, ऐसी ग्रो एक ये ऐप है, इसमें मैं शेयर्स खरीदता बेचता हूँ, ठीक है, इसी के थ्रू मतलब मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। क्रिप्टोज जैसे मैं करता हूँ कॉइन स्विच कुबेर की मदद से और डेल्टा एक्सचेंज की मदद से। अब इंडियन स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, सेबी इंडियन स्टॉक्स की ऐप्स को रेगुलेट करता है। ये है स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, धन एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, ग्रो ऐप है, ऐसी ज़ीरोधा होती है, ठीक है। तो ये सारी जो कंपनीज़ हैं इसको ना सेबी रेगुलेट करता है। ऐसे ही कोई अगर इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उसको इंडियन रेगुलेटरी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? यानी कि क्या सारी एनबीएफसीज आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होती हैं? नहीं, उनके फाइनेंशियल एसेट्स पर, फाइनेंशियल नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो रेगुलेट होती हैं। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर बॉन्ड्स के बारे में लिख रखा है या शेयर्स के बारे में लिख रखा है, आरबीआई शेयर से इशू करता है, आरबीआई आईपीओ लॉन्च करेगा? नहीं ना, कोई भी कंपनी करेगी है, उसको रेगुलेट कौन करेगा? सेबी, क्योंकि सेबी डील करता है ना इसके साथ, शेयर्स के साथ और आईपीओ के साथ। और आईपीओ आपको पता है ना, एक पहला दरवाज़ा होता है, उसके बाद ही शेयर्स आ पाते हैं। आगे बात करते हैं। अब लेकिन कौन कौन से ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेट करे जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कुछ भी कह लो, अंडर आरबीआई रेगुलेशन सितंबर 2019 तक में ये चीज़ें निकल कर आई थी कि इतनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आरबीआई रेगुलेट करता है। एक तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि 4 हैं, नाबार्ड, सिडबी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कोड होते हैं 9642, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज डी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनडी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एचएफसी, अदर। और ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनडी हैं, इसमें भी आता है अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनडी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनडी, फिर प्राइमरी डीलर्स, बैंक पीडीज एंड स्टैंड अलोन पीडीज। अब ये आपके लिए सारी टर्म आई नो नहीं है, पूरी की पूरी टर्म नहीं है। अब हम इनको आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। और ये अभी जो यहाँ पर आपको जितना भी चीज़ें दे रखी थी, डी आर डिपॉजिट टेकिंग, एन डी आर नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है, ये आरबीआई का सोर्स है, बेसिकली आरबीआई की साइट से बेसिकली लिया गया। तो उन्होंने आरबीआई के सोर्स को यूज़ करके ये टेबल बनाया। हम इसको एक एक करके समझते हैं, सारी एनबीएफसीज को अलग अलग करके समझते हैं। तो आउट ऑफ द अवर फ्लो चार्ट राइटर कह रहा है जो कुछ मेजर टाइप्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट करी जाती हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, आईसीसी। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का एक टाइप होता है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, ये कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं? इनिशियली जो टाइप्स होते हैं अलग अलग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के, वो क्या क्या काम करते हैं? दे आर
काइंड ऑफ एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड लोन कंपनी। 2019 में ये जो तीनों कैटेगरीज हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की, इनको मर्ज करके एक नई कैटेगरी बना दिया गया था एनबीएफसी की। यानी कि पहले तीन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती थी अलग अलग, जो अलग अलग काम करती थी। एसेट फाइनेंस कंपनी एएफसी, इन्वेस्टमेंट कंपनी आईसी, लोन कंपनी एलसी। अब इसको कंबाइन करके बोल दिया गया ये है तो थी तो तीनों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एसेट फाइनेंस कंपनी मर्ज विद इन्वेस्टमेंट कंपनी, बोथ मर्ज विद लोन कंपनी, ठीक है, और बन गया इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। ये क्यों करा गया? ताकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एनबीएफसी से रिलेटेड और इन तीनों के वक्त ऑलमोस्ट सिमिलर थे, तो इनको एक ग्रेटर तौर पर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके काम करने की अंडर अ सिंगल विंडो, सिंगल अम्ब्रेला, ठीक है। अब ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं ये काम क्या करती हैं? एक्टिविटीज़ तो उसने बताई नहीं है, तो ये बता रहा है कि मर्जिंग हुई है इनकी 2019 में। इट डील्स विद बिजनेस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी काम है या किसी को लोन चाहिए तो उसके लिए ये वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। अगेन एनबीएफसीज आईसीसी आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। नंबर 2, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ये एक नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग लोन कंपनी होती है। ये आपका कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी लेकिन फिर भी लोन देती है, विच फाइनेंसेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब इसको बड़े सारे क्राइटेरिया के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको एनबीएफसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की फॉर्म में खोलनी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? मिनिमम 75% जो आपके टोटल एसेट्स होने चाहिए ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के नेचर के तौर पर रन कर रहे हो, दे शुड बी डिप्लॉयड इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स। आपके 75% जो आपके एसेट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के लिए जाने चाहिए। एंड आपकी कंपनी की मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 300 करोड़ रुपए। CRAR याद है क्या होता है? CRAR ये कंपनी का जो होना चाहिए 15% होना चाहिए विद Tier 1 कैपिटल एट 10%। कोई बात नहीं, रिवीजन करा करो यार, कितनी बार बोलता हूँ मैं। याद है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसको हम लोग कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो भी कहते हैं। हाँ, CRAR इट इज़ अ फाइनेंशियल रेशियो डैट मेजर्स बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क। मतलब अगर बैंक कल को अगर पैसा देते हैं तो उस पर रिस्क कितना ले सकता है बैंक, तो उतना ही तो पैसा देगा ना। बैंक अपना 100% कैपिटल किसी भी कंपनी को दे देगा? बताओ। मैं कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बोल रहा हूँ, जिसको CAR या फिर CRAR भी बोलते हैं ना, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ये Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। कितना बैंक को भरोसा है कि पैसा जो लोन पर दिया जा रहा है वो वापस आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो आ ही जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब इसको कैसे मेजर करा जाता है? CRAR या फिर CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी अ बैंक हैज़ इन रिजर्व टू कवर द लॉसेज ऑन इट्स लोन। इसलिए मैं कह रहा था आपको कि पूरा पैसा नहीं देता, और इस कंसेप्ट को हमने बहुत डिटेल में कवर करा हुआ है। लोन दिया किसी को, 100% लोन वापस आ ही जाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। इसलिए ये बेसिकली दिखाता है कि बैंक के पास और क्या कैपिटल है जो कि बैंक ने लोन के तौर पर नहीं घुमाया, जो भी उसने पुराने लोन्स दिए थे उस पर जो घाटा हुआ उसको कवर करने के लिए, ताकि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब ना हो। ओके,
हाँ बताओ। टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल बेसिकली ये होती है कि पहली बार जो लोन दिया, ठीक है, उसके बाद दूसरी बार लोन दिया, ऐसे करके ये टीयर 1 और टीयर 2 जो कैपिटल है, मतलब ये बेसिकली सर्कुलेशन में आती हैं। मैंने करवाया तो था इस कंसेप्ट को डिटेल में, भूल गए क्या? करो तो था नहीं है। जो टीयर 1 कैपिटल होता है ये प्राइमरी फंडिंग सोर्स होता है बैंक का, मतलब बैंक के पास जो मुख्य तौर पर जो पैसा होता है जो बैंक घुमाता है सबसे पहले से, वो टीयर 1 कैपिटल की फॉर्म में होता है। और शेयर होल्डर्स की इक्विटी, जो भी बैंक को अर्निंग्स हुई होती हैं प्रीवियस किसी लोन पर जिसने प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वापस करा था, बैंक इसको घुमाता रहता है। टीयर 2 कैपिटल बेसिकली होता है एक प्रकार से लोन जर्नल, मतलब एक तरीके से ऐसा कोई घाटे को कवर करने के लिए बैंक अगर कोई पैसा लगा रहा है, अब बैंक जो है प्रीवियस लोन अमाउंट अभी तक वापस नहीं आ रहा, लेकिन अब बैंकों को पैसे की ज़रूरत है, तो वो एक और अपना कैपिटल को यूज़ करके उसको घुमा रहे हैं वो, ताकि नेक्स्ट बंदे से ज़्यादा पैसे देकर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट तो आ ही जाएगा, लेकिन अलॉन्ग विद दैट ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाए। ऐसे करके जो बैंक जो अपना कैपिटल जो रोटेट करता है ना, सबसे पहली इंस्टॉलमेंट आप ऐसा मान लो वो टीयर 1 है, दूसरा जो करा वो टीयर 2 है, ठीक है। तभी तो यहाँ पर लिखा जाता है अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। इसके बाद भी बैंकों को पैसा बचाना होता है अपने घुमाए हुए लोन की लॉस की रिकवरी के लिए, अगर लॉस हो जाता है तो, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है देखो, नेशनल रेगुलेटर्स ट्रैक अ बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टू इंश्योर दैट इट कैन एब्जॉर्ब अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ लॉस एंड इट कंप्लाइज विद स्टैट्यूटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब ये स्टैट्यूटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स याद हैं? बैंकों को कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना होता है, कुछ पैसा अपनी खुद की तिजोरी में भी रखना होता है। अगर कल को श्रेया, सिंपल सी चीज़, ये घाटा अगर हो जाता है, मारो जैद एक मिनट के लिए गोली टीयर 1 टीयर 2 को, कुल मिलाकर आप इतना समझो कि लोन देने के बाद वो लोन वापस नहीं आया, बैंकों का घाटा बढ़ गया, एनपीए बढ़ रहा है, यानी कि पीएनएल स्टेटमेंट नेगेटिव हो रही है ना। अब याद है ये आरबीआई ने बिग डैडी बनकर पैसा कैसे रिजर्व करवा लिया था, कैसे मदद कर ली थी कमर्शियल बैंक्स की या अलग अलग कंपनीज की, कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की, कि कुछ पैसा तुम हमारे पास रखो और कुछ पैसा तुम अपने पास रखो, याद है? इसी को कहा जाता है, मतलब इसी की मदद से अगर कभी लोन जो घुमाया बैंकों ने वो उनके पास वापस नहीं आ रहा है, ना प्रिंसिपल अमाउंट ना इंटरेस्ट, तो भूल ही जाओ फिर, तब ये वाला जो इनके पास स्टैट्यूटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है ना, जो आरबीआई के पास रखा हुआ है और खुद के पास रखा हुआ है, उसका अमाउंट यूज होता है उस घाटे को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या ये टीयर 1 कैपिटल, ये कितना होना चाहिए? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है बैंक का, ये टोटल होना चाहिए 15%, जिसमें टीयर 1 कैपिटल 10% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये 10% इसका मतलब आप क्या समझे? टीयर 1 कैपिटल क्या था? बैंक का कोर कैपिटल, जिसको बैंक अपने रिजर्व में रखा हुआ था, और इसी को वो देता है बिजनेस एक्टिविटीज को फंड करने के लिए। यानी कि एनबीएफसीज का कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए आरबीआई ने क्या रूल बनाया हुआ है? अपना जो कैपिटल लगा सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी श्रेया लोन के तौर पर, बिजनेस एक्टिविटीज़ के तौर पर, मतलब सर्कुलेट करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ के तौर पर लोन पे देने के लिए कितना यूज़ कर सकते हैं वो अपना कैपिटल टोटल? 10%। और घाटा उठाने की क्षमता कितनी है? कितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये मेंटेन कर सकते हैं? 15%। और ये रिस्ट्रिक्शन किसके लिए? देख तो लो एक बार जरा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। यार इसका वर्थ ही 300 करोड़ का मिनिमम होता है यार, हम इतना सारा पैसा कैसे लॉस में जाने दें इकॉनमी में? फिर ये सर्वाइव ही कैसे कर सकेंगे? ये माहौल डिस्करेज नहीं होगा? एक बताना जरा, लॉस तो हो ही रहा है ना इकॉनमी को। देश छोड़ के पर्सन भाग गया, कंपनी कोई दिवालिया घोषित हो गई,
नहीं वो हाईवे का टेंडर उन्होंने लिया था, उसके लिए लोन उन्होंने उठाया था, नहीं वो कंप्लीट हो पाया, कुछ भी हो गया, आरबीआई ने बोल रखा है दिस इज द मैक्सिमम लॉस दैट यू कैन एक्सेप्ट एंड मैक्सिमम रिस्क दैट यू कैन टेक ऑन टीयर 1 कैपिटल, 10% ही देना। यानी कि अगर कोई कंपनी खुली है, एबीसी फाइनेंस करके उसका नाम है, एबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, तो अगर 300 करोड़ से ही खोला है उसने अपनी कंपनी को, तो उसका टीयर 1 कैपिटल कितना हो जाएगा? चलो एक सिचुएशन दे देता हूँ, पूरा नहीं, मतलब पूरा यूज क्यों करेगी वो कंपनी। लोन के तौर पर देने के लिए उसका कैपिटल है मान लो 200 करोड़, 100 करोड़ तो अदर कामों के लिए भी ज्यादा चाहिए होते हैं ना, 200 करोड़ मान लो, ठीक है। अब बताओ 10% कितना 200 करोड़ का? ये पैसा एनबीएफसी क्या देगी? इससे ज्यादा एक चवन्नी भी नहीं देगी, लेकिन ये 20 करोड़ मैक्सिमम कितना दे सकती है? किस काम के लिए? बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोन्स के तौर पर, राइट। और टोटल सीआरएआर या सीआर कितना होना चाहिए ऐसी कंपनी का? 15%। समझ में आया? पहले बताओ कोई दिक्कत लगी यहां पर? कुछ और एक्सप्लेन करूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो जैसे जैसे क्या है, ऊपर वाले जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी उसके ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली के ऊपर है। एनबीएफसी को बेसिकली यहाँ पर आरबीआई प्रोटेक्ट ही तो कर रहा है ऐसा करके, भाई वो तो पागल है वो। एक सेकंड मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। वो क्या सोचेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में? थोड़ा सोच के देखो कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर तो मतलब बेसिकली ऐसा ये बन जाएगा और हमारे पास पैसा तो वापस आ ही जाएगा, ये टेंडर बस कंप्लीट होने की देरी है, ये हाईवे बस बनने की देरी है। उन्होंने पता चला 300 करोड़ तो मिनिमम चाहिए ना, कोई कोई कंपनी ऐसी भी तो होती होंगी ना शायद 8000 करोड़, 9000 करोड़, 15000 करोड़, है ना। पता चला वो पूरा लोन उठाकर देंगे, दे दे एक ही कंपनी को। यार एक बताओ, कोई थंब रूल के साथ ये कह सकता है कि अगर अंबानी या अदानी लोन ले रहे हैं तो वो दिवालिया घोषित नहीं होंगे कभी? बताओ, प्राइवेट सेक्टर में कभी भी ये कोई थंब रूल के साथ कह सकता है ये कंपनी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा तो कभी दिवालिया घोषित नहीं होंगे, हम इनको पूरा का पूरा अपना पैसा उठाकर देने के लिए तैयार हैं? ऐसा होता है कभी? नहीं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छी चीज तो होती है, आरबीआई ने रेगुलेशन ये लगा रखी है उसके ऊपर, भाई साहब आप ना लोन को घुमाने के लिए जो पहली इंस्टॉलमेंट पकड़ाओगे ना 10% ही मैक्सिमम अपना आप कैपिटल दे सकते हो, और आप जितना रिस्क ले सकते हो वो 15% ही रखना अपना, इससे ज्यादा मत रखना। हाँ अब श्रेया बताओ इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप क्या कह रहे हो? यहाँ पर कुछ बोल रहे थे आप। हम्म। ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली मतलब शेयर्स को लेकर, बॉन्ड्स को लेकर, लोन को लेकर, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट इन द सेंस ऑफ कि जैसे आप एफडी वगैरह करवाते हो ना, ऐसे ये भी पेपर लॉन्च करते हैं, कमर्शियल पेपर भूल के वो कंपनी लॉन्च करती है जो, उस तरीके का इन्वेस्टमेंट है ये। अरे मैं बताता हूँ, वो फ़ोन नहीं आते, अभी इसमें लिखा हुआ था चिट फंड, चिट फंड वाली बात लिखी हुई थी ना यहाँ पर, कहाँ गया ये रहा चिट फंड। ये अलग अलग पॉलिसीज़ नहीं निकलती अलग अलग कंपनी की, इतना पैसा लगाकर इतने टाइम तक अगर आप होल्ड करेंगे तो फिर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कहोगे कि मैं क्यों ट्रस्ट करूँ? भाई एनबीएफसीज है, आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है इसलिए। अब उनका नेचर बहुत अलग है इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड, और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत अलग है। ये एनबीएफसीज अलग अलग सेक्टर में वर्क करती हैं श्रेया, बात ये है सिंपल। पहले ये इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट वाली भी अलग अलग वर्क करती थी, कुछ लोन देती थी, कुछ इन्वेस्टमेंट को देखती थी, कुछ एसेट फाइनेंस को देखती थी। देखा गया कि भाई काम तो एक ही है ना, मर्ज करो, क्या झंझट पालनी यार बेफालतू में। और ये इन्वेस्टमेंट कैसे करवाते हैं? वही याद है कमर्शियल पेपर जो वो होता है इंट्रोड्यूस होता है, कितना इतना पैसा चाहिए हमें अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन इतने इतने टाइम पर तुम लेकर आना, फेस वैल्यू जितनी उसकी है हम उससे तुम्हें कम पे दे देंगे, लेकिन मैच्योरिटी के बाद फेस वैल्यू पे ले जाना, और उसके साथ अगर हो सके तो हम इंटरेस्ट भी दे देंगे तुम्हें। मतलब अलग अलग स्कीम होती है, मतलब वो कोई कुछ नहीं बता सकता कि कंपनी क्या, मतलब यहाँ पर देखो ना ये नॉन बैंकिंग कंपनी है, आरबीआई रेगुलेट कर रहा है इसको, आपकी जो मर्जी स्कीम है, आप 50% इंटरेस्ट देना चाहते हो तो दो अपने कस्टमर को, अगर आप कर सकते हो अगर इतना तो। तब तो लिखा हो इट डील्स विद द बिजनेस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ओके नहीं, अकाउंट नहीं, डिपॉजिट अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ता, आप यहाँ पर पैसा जमा नहीं कर सकते हो।
पेपर जो है ना, पेपर्स ये लोग रिलीज करके ना, जो पेपर टाइटल्स होते हैं, उसके बाद मैच्योरिटी के बाद बेसिकली ये आपको फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपना ये अमाउंट देते हैं, क्योंकि इनको भी चाहिए होता है, पता है, इन्वेस्टमेंट को ऐसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर ये अपने खुद से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हुए पैसे से इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग, लोन देकर। ठीक है। यार कहाँ पर? नहीं नहीं, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का है। ये देखो, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है ना, उसके लिए तो बेसिकली हाँ कोलेट्रल तो रखते हैं, लेकिन कोलेट्रल की जो दरें होती हैं ना, जो सीमा होती हैं, वो अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से डिसाइड करती हैं कि क्या क्या रख सकते हैं। जनरली तो देखो हर जगह पर मतलब सेम ऐसे ही होता है। डिपॉजिट का मतलब जो नॉन डिपॉजिट होता है ना, आप ये जो सोच रहे हो यार, एक बार बता ना, बिना कोलेट्रल के लोन कैसे दे देंगे यार? ये कुछ तो रखना पड़ेगा ना। नॉन डिपॉजिट का मतलब है आप यहाँ पर खाता नहीं खुलवा सकते। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास NBFC का ATM कार्ड है, मैं इससे पैसे डिपॉजिट विड्रॉ करूंगा। जैसे बैंक आपको ब्याज नहीं देता रहता आपके डिपॉजिट पे, पैसा रखकर आप यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं काम कर सकते कि हमने इनके पास पैसा रखा हुआ है। पेपर टाइटल्स ले सकते हो लेकिन इनसे, अगर इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है तो। ठीक है, अभी आएगा, अभी और आएगा, डोंट वरी यार, सारे अभी और तरह की हैं, अभी आप उनको भी समझो। अब मैंने आपको एक चीज़ करवाई थी, अगर आपको याद हो यार, ये कमर्शियल पेपर वगैरह जो ये रिलीज़ करते हैं, हम क्यों भरोसा करें कि हम इनको खरीद रहे हैं? हम तो इससे बढ़िया म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पैसे नहीं डालें। याद है, इनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपना वो AAA सर्टिफिकेट, BB+, और मैंने आपको बताया भी था 2018 में ऐसी कंपनी जो थी दिवालिया घोषित हो गई थी, है ना, उसको क्रेडिट रेटिंग तो बहुत अच्छी मिल गई थी, लेकिन फिर भी मतलब उसके अंदर मतलब वो अपने P&L स्टेटमेंट को कुछ मैनिपुलेट करके दिखा रहे थे। तो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी A और इक्विवेलेंट ऑफ क्रिसिल, फिच, केयर, इकरा, ब्रिकवर्क और इक्विवेलेंट रेटिंग बाय एनी अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मतलब जो इनकी है ना, इनकी टॉप की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग होती है, या तो A ले आओ, या जितनी इनकी चल रही होगी उसके अनुसार ले आओ, या दूसरी जो रेटिंग एजेंसी जो हैं उनको जो रेटिंग मिल रखी है जो देते हैं वो, तो उतनी लेकर आ जाओ। कुल मिलाकर टॉप की रेटिंग इनकी होनी चाहिए। कम देश में जितनी भी इकोनॉमीज है ना, आप ऐसा इकोनॉमी में जितनी भी कंपनीज है ना, उनमें से जो भी क्रीमी कंपनीज हैं जो टॉप पर आती हैं, जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, उसके बराबर पे होनी चाहिए। बराबर पे नहीं है तो आपको मिनिमम A तो चाहिए ही चाहिए। बिना उसके आप NBFC इंफ्रास्ट्रक्चर वाली फाइनेंस कंपनी खोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि RBI जानता है फिर आप इतना ना रिस्क उठा सकते हो और ना ही फिर अपना आप इतना लोन सर्कुलेट कर सकते हो, और आपको खुद भी भरोसा नहीं है कि हम पे पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, और हम आपका भी दिवालिया घोषित नहीं करवाना चाह रहे। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर RBI रेगुलेट ना करे तो फिर क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपको स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी दिखाई है, अभी ना ग्रो वगैरह का जो लॉस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इट इज़ रनिंग इन हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ लॉस चल रहा है। अगर और एक अमाउंट का होता रहा तो सेबी इसको बंद कर देगा, बैन कर देगा। ऐसा नहीं होता कि अगर ये कल को ग्रो बंद हो गया, आपने शेयर्स लगाए हुए हैं, खरीदे हुए हैं, मतलब तो आपके वो शेयर चले जाएंगे। शेयर तो आपने NSE और BSE के पास खरीदे हुए हैं। ये तो सिर्फ एक माध्यम है ना कि आपको बॉम्बे ना जाना पड़े, मुंबई ना जाना पड़े शेयर्स खरीदने। अब यहाँ पर तो RBI इसको रेगुलेट नहीं कर रहा, फिर भी लेकिन इसका घाटा होता रहा। मैं क्यों बता रहा हूँ फिर ये बंद हो जाएंगी? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज या फिर मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी। ऐसी कोई इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने बड़े सारे इंश्योरेंस कर रखे हैं, एकदम से कोई महामारी आ गई और वो बीमारी कवर थी उसके अंदर, ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी का दिवालिया निकल गया। IRDA देखेगा वो टिकाऊ है कि नहीं है, और उसको हमें आगे कैरी आउट करने के लिए परमिशन देनी है कि नहीं देनी है। सिंपल। अलग अलग जिसके जैसे काम वैसे वैसे उसकी रेगुलेशन, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर RBI द्वारा रेगुलेटेड NBFCs को पढ़ रहे हैं।
उसके बाद एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जिनका नाम होता है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब इट डील्स विद इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? यही वाले जो कंपनी अपनी लॉन्च करते हैं। हाँ, जो कंपनी अपनी लॉन्च करते हैं, आप पैसा देकर खरीद सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, उसको इक्विटी शेयर्स कहते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट्स और लोन्स ऑफ ग्रुप ऑफ ग्रुप कंपनीज। नंबर ऑफ कंपनीज मिलकर मतलब अपने कुछ शेयर्स लॉन्च करना चाह रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल शेयर्स हैं किसी के, कुछ डेट्स हैं, कुछ लोन्स हैं, उनके साथ डील करता है। अब इसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, ये भी कंडीशन इसकी समस्या है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, इसके ऊपर मिक्स करके क्वेश्चन आएगा ऐसे चांसेस कम है, लेकिन यूपीएससी अपना 7 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाने लगा है। 2018 से उसने ये चीज़ शुरू करी थी, जब उसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा था। 7 उसके अंदर 1 2 3 4 करके थे, फिर उसका ऑप्शन उसने दिया था पेयरिंग बनाकर, मतलब 1 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, ऐसा करके यूपीएससी अब देने लगा है। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि वैसे तो इनके ऊपर क्वेश्चन अलग से ही बनेगा, जैसे एक एक एनबीएफसी को उठाकर, और ये भी ना बहुत डिटेल में जाकर है। वैसे अभी तक यूपीएससी थोड़े ब्रॉडर क्वेश्चन बनाता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको टॉपिक की स्टार्टिंग में बताया कि एनबीएफसी थोड़ा सा लोगों को एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है। उसके लिए कोई एक जगह पर, क्योंकि सारी बातें एक ही सोर्स मिल जाए हमें बहुत कम होता है। ये बुक एनबीएफसी के टॉपिक को पढ़ने के लिए यहाँ से बहुत अच्छा सोर्स है। आप ना डिफ्रेंशिएट करना सीखना, क्योंकि यूपीएससी अगर क्वेश्चन बनाएगा ना तो वो ये क्राइटेरिया के ऊपर या फिर ये कंडीशंस के ऊपर ही बनाएगा कि इस एनबीएफसी के लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए क्या कंडीशन है, उससे कैसे अलग है, और यहाँ ऊपर नीचे किसी की कंडीशन लाकर किसी और में पटक देगा, बस ऐसे ही करेगा। तो आपको बस डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, उसका नेचर जानो, उस एनबीएफसी का काम जानो, ये जानो कि वो सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है, आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है, आईआरडीए के द्वारा रेगुलेटेड है, और फिर उसका कंडीशन जानो। तो यहाँ पर क्या है, इसको क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है ऐसी एनबीएफसीज को? इट होल्ड्स मोर देन 90% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। यहाँ एनबीएफसीज को अपने 90% से ज़्यादा जो टोटल एसेट्स होते हैं वो किसी न किसी शेयर में रखने होता है, वो अपना एसेट, मतलब कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने। अब इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, डेट्स हो, लोन्स हो, ग्रुप कंपनीज के, उन सब में उसने इन्वेस्टमेंट करी हो, यानी कि ठोस तरीके से कैपिटल ना रख रखा हो, लिक्विड मनी ना रख रखा हो अपने पास। वो कहीं ना कहीं मनी घूम रहा हो, रोटेट हो रहा हो, लोन की फॉर्म में, किसी कर्जे को चुकाने के लिए, कोई शेयर्स को खरीदने के लिए। ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज ने टोटलिटी में अगर शेयर निकाले उसको खरीदने के लिए, वैसा घूम रहा होगा पैसा। नंबर 1 इनके लिए रिस्ट्रिक्शन ही है, मतलब कंडीशन है, सॉरी। फिर इसकी जो इन्वेस्टमेंट की अभी हमने बात करी इक्विटी शेयर्स में of the group of companies, they should constitute not less than 60% of the total assets, यानी कि 90% अपना पूरा पैसा ये अपना एक बास्केट बना करके, कुछ इक्विटी शेयर्स, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ डेट्स, कुछ लोन्स, इनमें घुमा रहे हैं अपना पैसा। लेकिन उसमें से जो इन्होंने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, वो इनके टोटल पैसे का 60 टोटल इन्वेस्टेड पैसे का 60% टोटल एसेट होना चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा पैसा इनको कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता है, रखने के लिए? इक्विटी शेयर्स में। इट डज नॉट ट्रेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, डेट और लोन्स इन ग्रुप कंपनीज एक्सेप्ट थ्रू ब्लॉक सेल फॉर द पर्पस ऑफ डाइल्यूशन और डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखो क्या है, अगर ये शेयर्स में डील करते हैं, ये वाला पॉइंट सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये फिर अपने, ये भी एक एनबीएफसीज है, इसका मतलब ये कि अगर ये शेयर्स में डील करते हैं, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर में डील कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि ये अपने खुद के शेयर लॉन्च कर मारे फिर उसके बाद। ठीक है, इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला जाता है। ये वहां पर उसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते कि बाइंग सेलिंग करते चले जा रहे हैं। ये इनको अपना पैसा वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, अगर कभी भी कंपनी का दिवालिया घोषित होता है या इनको अपना कुछ हिस्सेदारी अगर बेचनी है,
तो ये उस हिस्सेदारी को ऐसा करके नहीं बेचेंगे कि कंपनी के पेपर किसी और के नाम करवा दिया, हाँ तुम इतना पैसा दे तो बिल्डिंग में इतने, नहीं। सरकार क्या करती है, जैसे श्रेया मैंने आपको बताया था ना, अब वो अप्लाई करो वो प्रिंसिपल यहाँ पर, अगर वो पीएसयू सरकार की है पूरी तरीके से, तो सरकार की मिनिमम शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 51%। अगर सरकार उसको बेचकर प्राइवेट सेक्टर को कर रही है तो फिर कितनी होनी चाहिए, 49%। और पूरी तरीके से बेच दिया तो सरकार ने कुछ, मतलब कुछ है ही नहीं सरकार के पास। मैंने आपको बताया था उस क्लास में कि सरकार अपनी क्या करती है श्रेया उस केस में, अपनी शेयर्स बेचती है सरकार, शेयर होल्डिंग जो होती है ना, तभी करके पीएसयू का मालिकाना हक जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाता है। और ऐसे ही हुआ था पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, पढ़ा था हमने। यहां पर इनको ऐसे ही बोला जाता है कि भैया अगर कल को तुम्हें अपनी हिस्सेदारी छोड़नी है, या पूरी तरीके से जो तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मालिक हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, तुम इनको बेच के निकलना चाहते हो, ये बेचना ना बिडिंग के थ्रू नहीं होगा, ये एक ब्लॉक सेल होगी। और ब्लॉक सेल में क्या होता है, तुम्हें अपने शेयर्स जो हैं सामने वाले को ऑफर करने पड़ेंगे, लो हमसे हमारे शेयर्स ये सारे के सारे खरीद लो, ये शेयर जो हमने बाय कर रखे थे, हमें बोला गया था अब इसका पैसा हम निकाल लेंगे, तो हमसे हमारे शेयर खरीद लो। और क्योंकि शेयर होल्डिंग अब तुम्हारे नाम पर ज्यादा हो गई, अभी तक हम 51% के मालिक थे, अब तुम हो गए हो, तो ये कंपनियां हुई तुम्हारे नाम पर। मतलब इनकी जो ओनरशिप ट्रांसफर है ना, श्रेय वाला पॉइंट ये बता रहा है शायद, इसमें कंफ्यूज मत होना, पीएसयू में भी तो ऐसे ही होता है ना, ये जो ओनरशिप ट्रांसफर है ना इनकी, ये किसी और प्रोसेस से ना होकर ब्लॉक सेल से होती है। और ब्लॉक सेल के अंदर क्या होता है, इन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है ये उसके अंदर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं कि सेबी को उन्होंने बोला कि हमारा जो शेयर है, हमने शेयर बाय कर रखे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर, या फिर हमें ये जो ट्रेडिंग एप्स हैं धन और ये ग्रो, इस पे जाकर हमें ना ट्रेडिंग करनी, तो हम अपने शेयर बेचना चाहते हैं। नहीं, तुमने शेयर अपने रखे हुए हैं या तो अपना मालिकाना हक बढ़ाने के लिए या उसको बेचने के लिए। अगर तुम डाइल्यूट करना चाहते हो अपने आप को, डिस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, पूरा मालिकाना हक सामने वाले को, किसी एबीसी कंपनी का मालिकाना हक जो तुम्हारी है तुम XYZ कंपनी को देना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें अपने शेयर बेचने पड़ेंगे। दिस इज द प्रोसीजर। इसका एसेट साइज होता है 100 करोड़ या उससे ज्यादा का। अगर 100 करोड़ का है, मान लो 100 करोड़ का है, तो इनके लिए रूल क्या है, इक्विटी शेयर में कितने करोड़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उनको, मिनिमम 60 करोड़। और टोटल कितना करना पड़ेगा पैसा, 90 करोड़ बस, ठीक है। और ये पब्लिक फंड को भी एक्सेप्ट करते हैं। पब्लिक फंड को क्या एक्सेप्ट करते हैं, अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाने के लिए, बस सिंपल। समझ में आया? इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने एनबीएफसी को स्टार्ट कराने से पहले आपको मैंने बोल दिया था। फिर भी कोई दिक्कत लगे मुझे बता देना, और टर्म्स को हम ईजी करके समझ लेंगे, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब वही वाली बात है ना, देखो हर जगह शेयर है, इसलिए मैंने बीच में चैप्टर को खत्म ना करवा के ना कैपिटल मार्केट वाला चैप्टर स्टार्ट करा दिया। ये सारे टर्म्स आप समझ तो देखो फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट वाले चैप्टर से ही पाओगे, शेयर वाला जो स्टॉक मार्केट वाला चैप्टर है, बिना उसके ये आपको अभी समझ में ही नहीं आएगा। अब जैसे आप मुझसे पूछो कि सर शेयर और प्रोफेशनल शेयर में फ़र्क क्या होता है, शेयर और स्टॉक में क्या फ़र्क होता है, शेयर और डिबेंचर में क्या फ़र्क होता है, ये तो चैप्टर वही है आपका फाइनेंशियल मार्केट, जिससे आप ये समझ सकते हो ठोस तरीके से टर्म्स। अभी हल्की फुल्की मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी आपके मन के अंदर ना वो रहेगा, हाँ एक बार सुन लिया लेकिन फिर एक महीने के बाद फिर से भूल गए। वो डेडिकेटेड चैप्टर है सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, एक एनबीएफसी होती है, उसका काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, ऐसी कंपनी होती है टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब यहां पर क्या है, जेड लंबे समय तक लोन देना है ना, तो इट रेजेस इट्स रिसोर्सेज थ्रू इशू ऑफ रूपी या फिर डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ मिनिमम 5 ईयर मैच्योरिटी। या तो हमारे बॉन्ड को तुम किस में खरीद लो, इंडियन रूपी में, या किस में खरीद लो, डॉलर में। जब वो उसका मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा 5 साल का, तुम्हें जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, जो उस पर कैसे भी करके, चाहे वो फेस वैल्यू से आपको कम दे रखा हो या फिर उस पर ब्याज मिलने वाला है, तो वो कैसे मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीदा था इनका या फिर डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीदा था।
अब डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड को लोग क्यों खरीदते हैं, आप सोच रहे होगे यार ये ना, एक तो एनबीएफसी के लिए पैसा रेज करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, फिर सामने जिसने इसको होल्ड कर रखा होता है वो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। 5 साल के लिए शांति व्यवस्था से बैठ जाए वो बंदा घर पे, उसके बाद होगा क्या, ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये बॉन्ड है, ठीक है। प्लस अगर उस टाइम पर डॉलर का रेट ज़्यादा हो गया और जितने का आपने उस टाइम पर डॉलर मतलब इंडियन रुपी को देकर जो भी जिस रेट पर ये डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीदा था, अगर डॉलर का रेट ज़्यादा हो गया तो आपका डबल प्रॉफिट हो जाता है। अब इसको लंबे समय के लिए ना, ये ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज जो हैं वही सिर्फ ऐसे स्पॉन्सर कर सकती हैं इस प्रकार की एनबीएफसीज को, यानी कि समझ रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ही इस प्रकार की एनबीएफसीज को खोल सकती हैं विच आर ऑफ द नेचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, यानी कि ये वाली एनबीएफसी इससे काफी हद तक कनेक्टेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। बात तो वही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देने की बात है। बस ये क्या है, जब ये वाली एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जब ऐसे किसी प्रकार के शेयर बॉन्ड रिलीज करने लग जाए, यहां पर आपने देखा कोई बॉन्ड रिलीज नहीं हो रहे हैं अभी यहां पर, अगर ये बॉन्ड रिलीज करने लग जाए तो बस इनका नेचर ये भी इंक्लूड कर जाएगा इनकी वर्क के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के वर्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का भी एलिमेंट आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है। ऊपर वाले केस के अंदर वो क्या काम नहीं कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग के लिए किसी भी प्रकार का मैच्योरिटी बॉन्ड रिलीज नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर ये ऐसा कर दें, यही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है वो बन जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी, जो कि इसका एक नेचर होगा वर्क का कि दे ऑल्सो इशू बॉन्ड्स टू रेज मनी, और फिर अगर कोई 5 साल के लिए इनको होल्ड करके रखता है, मिनिमम 5 साल के लिए, मतलब 5 अलग अलग स्लैब बन सकते हैं, 5 साल 7 साल 15 साल 11 साल जो भी है, लेकिन मिनिमम 5 साल, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यार लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है ना, जैसे मतलब कोई छोटा मोटा तो है नहीं। आज हाईवे बनेगा, कोई प्रोजेक्ट बनेगा, कोई टावर्स बनेंगे, कोई सोसाइटी बन रही है, एक दिन की बात थोड़ी ना है, 2 साल की बात थोड़ी ना है ना। अब आप इमेजिन कर लो श्रेया कि गुरुग्राम में अपने 10 माले की कोई बिल्डिंग खड़ी होनी है, ठीक है, उधर तो वैसे भी 18 फ्लोर 16 फ्लोर सब कुछ है, लिफ्ट लगनी है, इतना काम लगना है, जगह देखनी है, ये 1-2 साल की बात है या 3 साल की बात है, नहीं ना। तो जो जिन्होंने बाय कर रखा है वो भी आराम से होल्ड करके इसको बैठे और उसके बाद रिटर्न अच्छा मिल जाए, और कंपनी को क्या, एनबीएफसी को क्या फ़ायदा हो जाता है, उनको बेसिकली ऐसे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वाले एनबीएफसीज, ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होते हैं विच आर एंगेज इन माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग। अब माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, छोटा अमाउंट लोन पे देना, ठीक है। इसको मलेगाम कमेटी की रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस करा गया था। उसके बाद एनबीएफसी फैक्टर, इट इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फैक्टरिंग। क्या होता है फैक्टरिंग? फैक्टरिंग एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जहां पर कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक एंटिटी, कोई भी एक कंपनी, कोई भी एक कॉर्पोरेट, दे कैन सेल और ट्रांसफर इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल और डेटर टू अनदर फाइनेंसिंग कंपनी फॉर अ डिस्काउंट। किस फॉर्म में, ये आप पढ़ चुके हो, ऊपर वाली डेफिनेशन से कन्फ्यूज मत होना। इंस्ट्रूमेंट जनरली यूज्ड आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स। जब आप दूसरे वाले एनबीएफसीज को ये बोल देते, याद है वो वाली चीज़, एक एग्जांपल में चले लेता हूँ कि इन तक सामान पहुंचा दो, मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ, पैसा हमसे बाद में ले लेना। जैसे बैंक नहीं करते इंट्राडे वाला काम कि शाम तक मतलब वो अपना निपटा लेते कि तुम्हारे इतने बंदे एटीएम पे आए थे, तुम्हारे इतने आए थे, हमारा इतना पैसा बनता है आज का। ये होता है फैक्टरिंग। दे कैन सेल और ट्रांसफर इट्स अकाउंट रिसीवेबल और डेटर दूसरी फाइनेंसिंग कंपनी को डिस्काउंट के लिए कि हमारा इतना इतना बनता है, देखो वो वाले ये वाला पर्ची लेकर वो वाले कस्टमर तुम्हारे पास आए थे, तुम्हारे वाले हमारे पास आए थे, इतना करके मतलब वो कर दो, जितना हमारा बनता है हमें दे दो, और कल को अगर तुम्हारा बनता है तो तुम ले लो। अब फैक्टरिंग से होता क्या है, अगर ऐसी 2-3 कंपनी के बीच में सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है, या फिर वो अगर ऐसे पेपर पे लिख कर दे रहे हैं और उनके अंदर ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे विल एक्सेप्ट, प्रोमिसरी नोट दे कैन एक्सेप्ट। अच्छा एक बात याद रखना, कोई फोर्स नहीं कर सकता इनको, कल को आप सोचो कि आरबीआई इनके लिए मैंडेटरी बना देगा, नहीं। आपने ये वाली चीज़ किसी और एनबीएफसी में देखी क्या,
जबकि ये सारे आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड हैं। वो कंपनी की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात है कि क्या मतलब वो अगर लिख कर ऐसे दे दे, जैसे मैं उस दिन दूध के कार्ड की बात बता रहा था ना आपको कि 30 दिन का दूध आता है, आप दूध वाले से सारा लिखवा लेते हो, फिर महीने के एंड में जाकर पेमेंट कर देते हो। बता रहा था ना श्रेय उस दिन में ये वाली चीज़, है ठाकुराइन, याद होगा, है ना। तो फैक्टरिंग ना कंपनी को हेल्प कर देता है शॉर्ट टर्म कैश नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब मैं इसके पीछे आपको लॉजिक बताता हूँ, इन्होंने बात अधूरी लिख रखी है यहाँ पर, देखो डिटेल में बात बताता हूँ मैं आपको होता क्या। एक कंपनी है यार, उसको ऐसा लगता है कि उसके पास पैसा एनबीएफसी है, मतलब एनबीएफसी है वो कंपनी, उसके और ये लगता है कि उसके पास पैसा आने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा ना लोन के लिए दे रखा है। अब दूसरी कंपनी को भी लगता है, तो उनको ये लगता है, समझने की कोशिश करना, कि इनका लोन की जो साइकिल है ना वो इस टाइम पर कंप्लीट हो जाती है और हमारी लोन की साइकिल इनके बाद कंप्लीट होती है। यानी कि जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो इनके पास पैसा होता है और जब इनको ज़रूरत होती है तब हमारे पास पैसा होता है। तो क्यों ना हम आपसी एक तालमेल बना लें कि भाई तू मुझे आज पैसे दे दे, जब मेरे पास आएगी तब तुम मुझसे ले लियो। यही है बस सिंपल सा गेम इसका। अब ये मैं तभी तो कहता, ये फैक्टरिंग वाली बात आपसी सहमति के ऊपर डिपेंड करती है। आरबीआई फोर्स नहीं कर सकता और सभी एनबीएफसी एक दूसरे को पैसे दे देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। भाई मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ? अब इसकी रेटिंग जो है ए है, भले ए है इसकी रेटिंग, ये एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की, भाई मुझे नहीं करना होगा तुम्हारा फाइनेंस का काम, मतलब वो करके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का काम तुम्हें पक्का आ जाते होंगे पैसे, मतलब वो करके मैं नहीं देना चाहता। और वैसे भी यहाँ पर ना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो काम होते हैं ये तो लॉन्ग टर्म वाले काम होते हैं। ये शॉर्ट टर्म वाली जो एनबीएफसीज होती है ना, जिनके काम क्विक होते हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, छोटा पैसा दे रखा है, छोटे टाइम के लिए दे रखा है, ऐसे 2-4 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन साथ में जुड़ सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ, देखो इसका नेचर ना, इट इज जस्ट लाइक अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि सारे एनबीएफसी छोटे छोटे ऐसे पास में आके जिनके पास फंड कम है, छोटा है, तो उन्होंने मिलकर एक मतलब एक पूल बना लिया। तो फैक्टरिंग कैन हेल्प कंपनीज इंप्रूव देयर शॉर्ट टर्म कैश नीड्स बाय सेलिंग देयर रिसीवेबल्स इन रिटर्न फॉर एन इंजेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम द फैक्टरिंग कंपनी, कि जब हमारे पास पैसा आएगा हम तुम्हें दे देंगे, डोंट वरी, आज के लिए या इतने इतने टाइम के लिए तुम हमें पैसा दो। उसके बाद मॉर्गेज गारंटी कंपनी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी जो है ये ऐसी एनबीएफसीज होते हैं फॉर विच एटलीस्ट 90% ऑफ द बिजनेस टर्नओवर इज फ्रॉम द मॉर्गेज गारंटी बिजनेस और एटलीस्ट 90% ऑफ द ग्रॉस इनकम इज फ्रॉम द मॉर्गेज गारंटी बिजनेस एंड नेट ओन्ड फंड इज 100 करोड़। अभी मॉर्गेज क्या होता है? किसी भी चीज़ को मॉर्गेज करना क्या होता है? मॉर्गेज टर्म कहाँ यूज होती है? अरे यार ये तो पता होना चाहिए यार। रेस देखी है मूवी? रेस देखी है मूवी? वो कहता है केप टाउन में हमारी एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है आइडल, हम इसको बेचकर जो हमारा लोन चल रहा है बैंक के पास हम उसको छुट्टा करना चाहते हैं। तो क्या होता है? मॉर्गेज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड अ लेंडर दैट यू गिव द लेंडर द राइट टू टेक ओवर योर प्रॉपर्टी इफ यू फेल टू रीपे द मनी यू हैव बोरोड प्लस इंटरेस्ट। तो आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो जाएगी। तो ये वो एनबीएफसीज होते हैं। अच्छा, इसके बारे में आप अक्सर सुनोगे नहीं यार, लोन कोई ले रहा है तो अपना क्या दिवालिया घोषित करवाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, मतलब वो लेगा क्या लोन क्या। लेकिन ये वो एनबीएफसीज होते हैं फॉर विच एटलीस्ट 90% ऑफ द बिजनेस टर्नओवर जो इनका होता है वो मॉर्गेज गारंटी बिजनेस से चलता है, कि सामने वाला लोन दे नहीं पाएगा और हम उसकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेंगे। अब आप कहोगे ये तो फिर गुंडे नहीं हुए। अरे गुंडे नहीं है, सामने वाला अगर इतना अच्छा है तो दे दे फिर प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और ऐसा भी मत सोच लेना कि इन एनबीएफसी के जो लोग हैं वो वसूली करने निकल पड़ते हैं ज़्यादा, ठीक है? वो पहले टाइम देते हैं आपको। हर चीज़ बैंकों में भी तो ऐसे ही होता नहीं होता? बताओ जरा, आपको किसी ने लोन दिया तो बैंक के नहीं आते कॉल आते हैं कि इतना इतना आपकी वो रह गई है, किस्त पेंडिंग है, ड्यू है, ये वो है। जब आपका फिर पूरा अकाउंट एनपीए घोषित होता है उसके बाद ही तो होता है ना ये सब चीज़ें, ये चीज़। उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर स्पेशलाइज्ड लेंडिंग एनबीएफसीज, घरों को फाइनेंस करने के लिए भारत में। एग्जाम्पल इंक्लूड LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HDFC, और HDFC के बैंक भी होते हैं। अब इनके लिए सोर्स ऑफ फंड क्या होते हैं? डिबेंचर्स,
बैंक से बोरो करना, पब्लिक डिपॉजिट्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, कमर्शियल पेपर रिलीज करना, एंड इवन रीफाइनेंस बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ये शुरू में नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा रेगुलेट करी जाती थी, बट रिसेंटली इट हैज बीन डिसाइडेड दैट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विल बी रेगुलेटेड बाय आरबीआई। क्यों? बिकॉज रिसेंट ईयर्स में ऐसा देखा गया है, देयर हैज बीन अ डिसेलरेशन इन द क्रेडिट ग्रोथ एंड म्यूटेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जिसकी वजह से फिर एक्चुअली क्या होता है कि लोग डिस्करेज होने लग जाते हैं फिर हाउस लोन वगैरह लेने से, जो कि अच्छा नहीं होता। देखो मुझे एक बात बताओ, एक इकॉनमी के लिए ये अच्छा है कि कभी भी कोई लोन ना लें, तो वो इकॉनमी ग्रो करेगी? कभी कोई लोन नहीं ले रहा, लॉन्ग टर्म का कोई लोन नहीं ले रहा एक इकॉनमी में, क्या वो इकॉनमी ग्रो करेगी? हाँ या ना? बोलो भाई, लॉन्ग टर्म के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि कोई भी लोन नहीं ले रहा है इकोनॉमी के अंदर, क्या वो इकोनॉमी ग्रो करेगी? लोन बहुत ज़रूरी होते हैं बिजनेस साइकिल्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। बैंक फिर अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? बैंक क्यों स्टैब्लिश होते हैं, है ना श्रेया? लोन अमाउंट जो दिया जाता है इकोनॉमी को चलाने के लिए, है ना? और हर कोई इंडिविजुअल है, हर कोई कंपनी इतनी सक्षम भी नहीं है कि इतना इतना बड़ा वो अपना फंड वो रेज कर पाए। अंबानी अदानी का जो काम चल रहा है वो लोन पे नहीं चल रहा है, बताना, कोई लोन नहीं लेते हैं ये लोग, सक्षम है अपने आप में। अगर इतने सक्षम है तो बैंक खोल के क्यों नहीं बैठ जाते हैं, बताओ? कभी सुना आपने अदानी बैंक या अंबानी बैंक? इनका पूरा काम किस पे चलता रहता है? सारे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह किस पे चलते हैं? कहां से आता है इनके पास पैसा? थ्रू लोन्स। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज? आपको लगा होगा कि जब ये लोन ले रहे हैं, कुछ को डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस क्या है फिर इसमें? अनलाइक बैंक्स, एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अनलाइक बैंक्स, एनबीएफसीज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम, जैसा बैंकों के बीच में होता है, एंड दे कैनॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, अपने नाम पर, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं होती है इन्वेस्टर्स के लिए, डिपॉजिटर्स के लिए एनबीएफसीज में। एनबीएफसीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व रेशियोज, जो कि आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है बैंकों के लिए, लाइक कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक जो होते हैं दे आर रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जबकि जो एनबीएफसीज होते हैं they are regulated under the Companies Act of 1956 and Companies Amendment Act of 2019. फॉरेन इन्वेस्टमेंट 74% तक अलाउड होती है फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बट एनबीएफसी के लिए भी आपने क्या देखा, एफडीआई कितनी है? 100%। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।